नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे बीच में हर परिवार में प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस एकदम बूम पे आया है। तो हर एक के यहाँ प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय और बेचते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम उस सारे पॉइंट पे 1 टू 1 चर्चा करेंगे और हमने चर्चा करने के लिए अपने विशेषज्ञ सी अखिल रस्तोगी जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो नमस्कार। में आने के लिए। नमस्कार विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, कोई अच्छा टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी खरीदते समय बेचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं बायर की तरफ से। यानी अगर मैं प्रॉपर्टी का खरीदार हूं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर, प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है? प्रॉपर्टी करीब बेसिकली दो तरह की होती है, एक रूरल प्रॉपर्टी और एक अर्बन। तो रूरल में तो अगर हम खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर सीलिंग एक्ट लगता है। तो हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। 12.5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हम लोग अपने पास नहीं रख सकते। अगर हम उसमें बाग लगा रहे हैं तो हमें उसमें 5 एकड़ की और छूट मिल जाती है, तब हम 5 एकड़ और बाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है कितनी, उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर लैंड फर्दर परचेज कर सकते हैं। अब दूसरी होती है अर्बन लैंड। अर्बन लैंड में आप देख रहे होंगे आजकल डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देती जहाँ की अप्रूवल नहीं है। तो कोई भी परचेज करते समय अर्बन को हमें ये देखना चाहिए कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव हैं या नहीं है। ये दोनों चीज़ें पहले तो देख के तब हम उसके फर्दर एक्शन हमें लेना चाहिए। इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद आता है। मतलब रूरल की अगर मैं बात करूँ सर, रूरल लैंड वो लैंड हुई जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। मतलब रूरल की डेफिनेशन क्या करूँगा मैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, ये मेरी रूरल है या ये मेरी अर्बन है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स में डिफाइंड है कि जो नगर निगम की जो सीमा है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे बरेली के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां नगर निगम की सीमा समाप्त होती है उसके 6 किलोमीटर के बाहर अगर हमारी लैंड है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है और उस पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है। मतलब खरीदने और बेचने पे किसी पे कोई टैक्स नहीं है, रूरल अगर वो है तो? हाँ, रूरल अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो खरीदने और बेचते समय कोई टैक्स उस पर नहीं देना होता है। मतलब उसमें हमें कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है अपने पास रखना पड़ेगा जिससे वो पता चले कि रूरल है? रजिस्ट्री में एक तो लिखा जाता है कि हमारी ये लैंड एग्रीकल्चर है या नहीं है और हमारी कहाँ पर वो सिचुएटेड है। तो जितने भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमें वहां से दूरी देखनी पड़ेगी कि उनकी दूरी कितनी है। अच्छा, मतलब कि नगर पालिका नगर निगम उनका भी कुछ सर्टिफिकेट कोई मान्य है क्या सर? मतलब हमने अगर किसी नगर पालिका हमारी लगती है या कुछ और नगर पंचायत लगती है, हमने उनसे अगर सर्टिफिकेट बना लिया कि हमारी जो लैंड है वो परिसीमन के बाहर है, तो क्या मान्य है वो? हाँ, बिल्कुल मान्य है वो। लेकिन रजिस्ट्री में तो सर आप लिखवाना चाहें लिखवा लें, क्योंकि कई एग्रीकल्चर ऐसी हैं जो शहर के अंदर हो रही हैं। जी, परिसीमन में कृषि भूमि है लेकिन वो आज शहर के अंदर रही है। अगर शहर के अंदर आएगी तो एग्रीकल्चर लैंड तो वो हो सकती है, अच्छा। उससे एग्रीकल्चर इनकम तो हो सकती है, लेकिन वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएगी। यानी इनकम उसमें टैक्स में उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मिलेगी। सर, मैं इन्हें ये भी कई बार देखा है, हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कई बार लोग अपने माइनर बच्चों का नाम रजिस्ट्री में लिखवा देते हैं। तो क्या माइनर बच्चों का नाम हम लोग को रजिस्ट्री में लिखवाने चाहिए? नहीं, माइनर बच्चों के नाम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको सेल करते समय प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बैंक वाले भी उसमें प्रॉब्लम करते हैं अप्रूवल वगैरह देने में। अच्छा, जैसे सर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैंने एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में खरीदने चाह रहा हूँ। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी को मैं कितने तक में खरीद सकता हूँ? खरीदते समय हमें ये देखना चाहिए कि उसका सर्किल रेट क्या है। जितना सर्किल रेट है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम उतने में तो हमें उसकी रजिस्ट्री करानी ही है। अगर वेरिएशन की हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
10% का वेरिएशन की छूट दे रखी है कि अगर आप 10% कम पर भी करा लेंगे तो वो इनकम टैक्स में आपके ऐड नहीं होगी। अच्छा। मतलब जैसे कई बार प्रैक्टिकल इश्यूज सर ये आते हैं, मान लीजिए मेरी ज़मीन जो है वो नहर के पास है या किसी डाउन एरिया में है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्किल रेट तो बढ़ा रखा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ का रेट उतना है ही नहीं। तो मैं उस जगह बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाता हूँ, मैं कितना रजिस्ट्री कराऊँ, वो कितने की कराऊँ। जैसे मान के एग्जांपल 50 लाख की है सर्किल रेट, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल रेट ही 20 लाख रुपए का है, क्योंकि वो गड्ढे में है या डाउन एरिया में है या नदी के कटान के आसपास है। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? उस केस में हम लोग कम पर भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ में कई प्रिकॉशंस और रखने होंगे कि हम प्रूव कर पाएं कि वहाँ पे एक्चुअल रेट कम है। तो उसके लिए या तो हम अपने आसपास की जो और रजिस्ट्री हुई हों उनकी कॉपी अपने पास रखें, कोई वैल्यूशन अगर कहीं से हो सकती हो तो वो वैल्यूशन करवा के रख लें कि इसकी वैल्यू कम थी, क्योंकि जब इसका केस होगा तो जर्नली आईटीओ इसकी छूट नहीं देंगे। तो हमें उसके लिए आगे अपील में या ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, तभी हमें उसकी कोई छूट मिल पाएगी। अदरवाइज आईटीओ तो उसको इनकम में ऐड कर देंगे कि आपने कम में कैसे खरीद ली। हाँ, वो सेक्शन 56 भी शायद इसी बारे में कुछ कहता है। वो क्या कहता है सर? सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर जैसे भी आपने कहा कि 50 लाख सर्किल रेट है, ठीक है। हमने 20 लाख में हमें मिल रही है, हमने 20 लाख में खरीद ली, ठीक। तो इनकम टैक्स कहता है कि आपने 50 लाख की चीज 20 लाख में खरीद ली तो 30 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई, तो वो आपकी इनकम में वो ऐड कर देगा खरीदने वाले की। हाँ, मतलब कि मैंने आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है, 20 लाख वाली चीज 50 लाख 50 लाख वाली चीज 20 लाख में दे दी, यानी कहीं 30 लाख का बेनिफिट 30 लाख दिया का मैंने। बेनिफिट दे दिया तो वो मेरी इनकम मान ली जाएगी 30 लाख मान रुपए। ली जाएगी। तो सेकंड रेट में मतलब हमें वैल्यूशन, आपने इसका जिक्र किया कि वैल्यूशन हम करा के रख सकते हैं, तो वैल्यूशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होगी या किसी भी हम वैल्यूअर से करा सकते हैं? नहीं, हमें इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उन्हीं से करा के रखनी चाहिए। उन्हीं से करा के रखनी चाहिए। अच्छा, खरीदते समय सर आजकल गवर्नमेंट एक और रूल ले आई है, 26 क्यूबी का एक रूल ले आई थी कि 50 लाख से अगर ऊपर की प्रॉपर्टी है तो हमारे को टीडीएस भी काटना पड़ेगा। वो क्या प्रोविजन है सर? उसमें ये प्रोविजन है कि अगर 50 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं अर्बन, एग्रीकल्चर पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो 50 लाख से ज्यादा की अगर कोई प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं तो उस पे 1% टीडीएस हमें काटना होता है। ये बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सेलर को पेमेंट करे। कई केसेस में सर हम लोग को प्रैक्टिकल मिला कि उन्होंने टैक्स काटना भूल गए और पेमेंट पूरा कर दिया, तो उस केस पे क्या करना पड़ेगा हमें फिर? मैंने 1% टैक्स नहीं काटा, मैंने पेमेंट पूरा कर दिया। तो जैसे ही नॉलेज में आए तो सेलर से उतने रुपए लेके और वो टीडीएस डिपॉजिट विद इंटरेस्ट कर देना चाहिए। अच्छा, वो विद इंटरेस्ट जमा कर दें और उसका फिर वो 26 क्यूबी फॉर्म अपलोड जनरेट करके हाँ वो जमा कर दें। और सेक्शन 56 पे क्या किसी की छूट भी किसी को कोई छूट भी दे रखी है 56 में क्या? इसमें गिफ्ट के प्रोविजंस में कहीं कोई छूट है क्या कैपिटल गेन में? अगर 50,000 तक का डिफरेंस है तब केवल छूट है, उससे ज्यादा का डिफरेंसेस है तब वो कोई छूट नहीं है उसके लिए। मतलब कुल मिला के आपका मोटा मोटा क्लच अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे देखनी है कि अर्बन है या रूरल है जी, वो परिसीमन से कितनी दूर है, मुझे ये चेक करना। नगर पालिका और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, मुझे वो चेक करनी है जी। और उसके बाद माइनर का नाम मेरा नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर्किल रेट आपने बताया कि 9% से उसकी वैल्यूशन कम पे मुझे रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। ज़्यादा तो मैं जा सकता, ज्यादा जा सकते हैं, कम नहीं आनी चाहिए। कम आएगी तो सेक्शन 56 एप्लीकेबल हो जाएगा। वो डिफरेंस का मेरा इनकम मान ली जाएगी कि मेरे को वो बेनिफिट मिला है, सेलर ने मुझे बेनिफिट दिया तो वो आपकी इनकम हो गई डिफरेंस। और 50 लाख से ऊपर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जी, तो मुझे उस पर 1% का टीडीएस काट के 26 भी जमा कर देना। ये तो हो गई हमारी बायर की बात। अगर फिर भी बायर को लेकर किसी का कोई अगर कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और अगर आप सेलर हैं, अब हम बात करेंगे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलर अगर है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सर सेलर की बात करूं तो सेक्शन 50C एक लगता है सेलर के ऊपर, वो क्या कहता है? जैसे बायर के लिए 56 है उसी तरह से सेलर के लिए 50C है कि अगर वो सर्किल रेट से कम पर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करता है
तो जो डिफरेंस है उसका, वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। मीन्स जो सेल कंसिडरेशन, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि 50 लाख का सर्किल रेट है, लेकिन हमने उसको 20 लाख में बेच दी, तो वहां पर उसका जो सर्किल रेट है वही सेल कंसिडरेशन मान के टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा। मतलब सरकार दोनों कान पकड़ेगी, एक नहीं पकड़ेगी। जी, दोनों तरफ से लेगी, सेलर से भी लेगी और बायर से भी लेगी। दोनों का कान पकड़ा जाएगा। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि सर्किल रेट से कम पे, 9% से ज्यादा कम पे मत जाइएगा। जाएंगे, बायर को भी नुकसान होगा, सेलर को भी नुकसान होगा, दोनों इस बात से बच नहीं सकते। सर, लोगों के मन में कैपिटल गेन को लेके बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। जैसे मैंने प्लॉट खरीदा, थोड़ा टाइम रखा, प्लॉट बेच दिया, और प्लॉट बेच के फिर से प्लॉट ले लिया, तो क्या मुझे इसकी रिबेट मिलेगी? नहीं, अगर हम लोगों को, अब आप इसका मतलब एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं कि कैपिटल गेन में जो एग्जम्पशन मिलती हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन के लिए कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 54 जो एक हाउस को बेच के दूसरा हाउस अगर खरीदते हैं तब मिलती है। सेक्शन 54F जो कि प्लॉट खरीद के मकान अगर खरीदते हैं आप तब मिलती है। एक होती है 54B कि एग्रीकल्चर लैंड खरीद बेच के और एग्रीकल्चर लैंड ही आप खरीदते हैं। एक होती है 54EC जिसमें कि आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं भी प्लॉट खरीदने पे कोई छूट नहीं है। अगर आपको जो भी कुछ छूट मिलनी है वो मकान पर ही मिलनी है, मकान पे ही मिलनी है। कैपिटल गेन मेरा लगेगा कब? मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन होगी जब मेरा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन हमारा सेल करने, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तब हमारा कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन होता है कि जो हमने प्रॉपर्टी सेल करी और जो खरीदी थी हमने, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है अगर, तो उस पर हमारा इनकम टैक्स नहीं लगता। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, मकान है, प्लॉट है, कॉमर्शियल है, दुकान है, तो सब पर हमारा कैपिटल गेन लगेगा। क्या कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे हमारा शेयर्स में होता है, क्या यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कैपिटल गेन भी हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। अगर हमने प्रॉपर्टी को 2 साल तक अपने पास रख लिया तब वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होगा। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म हमारा कैपिटल गेन हो जाता है तो उस पर टैक्स रेट हमारा 20% हो जाता है, और उस पर हमें एक इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। मीन जो परचेज कॉस्ट है हमारी वो इंडेक्स करके बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को करके बेचने में ज़्यादा फायदा है, रेट भी कम है और कैपिटल गेन भी कम आता है। और शॉर्ट टर्म अगर होता है तो वो हमारे जिस स्लैब में हम आ रहे हैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग हमें उस पर टैक्स देना होता है। और एक और माइनस पॉइंट है कि जो अभी मैंने एग्जम्पशंस बताई, वो एग्जम्पशन भी केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलती हैं, शॉर्ट टर्म पर नहीं मिलेंगी। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो हम प्रॉपर्टी बेची है वो कब खरीदी थी उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई। तो प्रॉपर्टी में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट क्या मेरे को शॉर्ट टर्म में मिलेगा? मैंने कोई कंस्ट्रक्शन कराया अगर तो? जी हाँ, मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दोनों में सेम रहेंगी। अच्छा, मतलब चाहे कंस्ट्रक्शन कराया, चाहे आपने परचेज करी, उसको डेवलपमेंट करने में जो भी कुछ खर्चे करे, वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म में एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट और मिल जाता है। इंडेक्सेशन क्या है सर? ये इंडेक्सेशन ये है कि जो गवर्नमेंट ये मानती है कि हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होता है। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। कि अगर हमने कोई चीज पहले 100 रुपए में खरीदी थी तो आज वो चीज हमें 100 की जगह हो सकता है 150 रुपए में मिले। तो वो ये मान लेते हैं कि ये 100 रुपए वाली चीज आज अब इन्फ्लेटेड होकर वो 150 की हो गई, तो कॉस्ट हमारी वो 100 की जगह 150 मान ली जाएगी, और कैपिटल गेन हमारा 150 पर अब कैलकुलेट होगा 100 की जगह। ओके, मतलब सरकार भी कहते हैं कि रुपए की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रेट बढ़ चुके होंगे उसके। आज जब मैं खरीदने जाऊंगा तो महंगी मिलेगी मुझे। हाँ, एक तो तरीके से। ठीक है सर, तो यानी अगर मैं बात करूं तो मुझे बेचते टाइम शॉर्ट टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर मैंने 2 साल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बेच दी तो ना तो मुझे उसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब कंस्ट्रक्शन या कुछ भी मैंने किया उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा सर? उसका मिलेगा। मुझे एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स रेट जो है वो भी नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। अगर आप 30% में हैं तो 30% टैक्स आपको
देना पड़ेगा। लेकिन एक हो सकता है अगर आप लोअर इनकम में आ रहे हैं, 5% 10% में आ रहे हैं, तो उस पर हो सकता है 5 और 10% भी टैक्स टैक्स लग जाए। मतलब लॉन्ग टर्म कुल मिला के प्रॉपर्टी भैया 200 रख के बेचोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, एग्जामिशन का बेनिफिट भी मिलेगा, फर्दर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें सर एक कैपिटल गेन अकाउंट होता है। कई से कई लोग कहते हैं कि भाई जो मुझे प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने अपना एक घर बेचा, अब मैं दूसरा घर खरीदना चाहता हूँ लेकिन मुझे घर मिल नहीं रहा है, तो क्या उसमें कोई समय सीमा है मुझे घर खरीदने की? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने कि जो एग्जम्पशंस हैं, जब मैंने जो बताई आपको 54 और 54F की, उसमें ये कंडीशन है कि हमें कोई भी मकान अगर हम खरीदना चाहते हैं, तो 2 साल के अंदर हमें मकान खरीदना है, और अगर हम उसे कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो 3 साल का हमें समय मिलता है कि 3 साल के अंदर उसे हम कंस्ट्रक्ट करा लें। इसमें पहले और बाद का भी कोई चक्कर है? जैसे मान लें आज बेची, तो आज से आगे के साल देखे जाएंगे, पीछे के भी साल देखे जाते जी, हैं ये कुछ? बात बहुत अच्छी पूछी आपने। इसमें इनकम टैक्स ने बहुत लॉजिकल बताया है कि उन्होंने कहा कि जैसे आप मकान खरीदना चाहते हैं, एक में आप रह रहे हैं, अब आप उसे बेच के दूसरा खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको एकदम ना मिले। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप 1 साल पहले भी अगर कोई मकान खरीद लेंगे, तब भी आपको छूट मिल जाएगी, और बेचने के 2 साल बाद अगर खरीदेंगे, तब भी आपको छूट मिल अच्छा, जाएगी। मतलब 3 साल, 1 साल पहले और 2 और 2 साल साल बाद। बाद, और अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो 3 साल। कंस्ट्रक्शन का है तो 3 साल बाद तो 3 साल तो बाद तक बाद कर नहीं सकते आएगा। हैं। तो मतलब कुल मिला के प्रॉपर्टी खरीदते समय मुझे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि साल, 2 साल, 3 साल वाला लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इसमें कवर जी, करना अब वो पड़ेगा। दूसरा आपने पूछा था कैपिटल गेन हाँ जी। स्कीम। अब हमने कहा कि ये 2 साल में या 3 साल में हम इसकी छूट 54 की और 54F की ले सकते हैं। अब लेकिन रिटर्न तो हमें उससे पहले ही भर देना होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम रिटर्न में क्या दिखाएं? हम हो सकता है कि हमें मकान खरीदना है, हम समय से रिटर्न फाइल करने से पहले ना खरीद पाएं, बिल्कुल। तो उन्होंने उसके लिए भी एक प्रोविजन कर दिया कि हमें 2 साल के अंदर मकान खरीदना होता है। अब रिटर्न फाइलिंग की डेट हमारी पहले ही आ गई। अब रिटर्न फाइलिंग में हम क्या करें? तो उसके लिए कैपिटल गेन स्कीम बनाई गई है कि अपना जो कंसिडरेशन मिला, आप जितने का मकान खरीदना चाहते हैं, उतने पैसे को आप कैपिटल गेन एक स्कीम में बैंक में जमा कर दें। आपके नाम से एक सिंपल सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, उसकी एफडीआर भी बन सकती है, और फिर उस पैसे को आप मकान खरीदने में यूज कर सकते हैं। और अगर 2 साल के अंदर नहीं खरीद पाए, तो आप उस पे जो भी कैपिटल गेन बना था, वो कैपिटल गेन टैक्स पे करके अपने फंड्स को रिलीज करा सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं 2 साल बाद भी कैपिटल गेन कैलकुलेट करा सकता हूँ उसके ऊपर? कैपिटल गेन तो हमें उसी समय कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस समय हमारी सेल हुई। ठीक। सेल अगर के समय। अगर मतलब कैपिटल गेन मैंने 2 साल में खरीदनी थी, मैं नहीं खरीद पाया, तो कैपिटल गेन जैसे आपने बताया कि मुझे फिर वो जो कैपिटल गेन फंड में मैंने पैसा लगाया हुआ है अकाउंट में, जब मैं वो रिलीज कराऊंगा तो मुझे उस साल के रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा या करंट ईयर के रिटर्न को करना पड़ेगा? 2 साल बाद वाले रिटर्न में, जिस जिस साल में हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक। उस साल की इनकम में वो हमारी इनकम टैक्सेबल हो करनी जाएगी। पड़ेगी। तो क्या इस पर ब्याज भी मुझे देना पड़ेगा? नहीं, कोई ब्याज नहीं देना तो पड़ेगा। क्या ब्याज नहीं देना पड़ेगा? तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा लेना है। जैसे आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी बेची, लेकिन आपको अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, थोड़ा समय लग रहा है, तो आप उस पैसे को, अच्छा, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसे ना डालें फिर क्या होगा? मान लीजिए मैंने वो उस पैसे को सेविंग अकाउंट में या एफडी में डाल दिया, कहीं रख लिया, कैपिटल गेन डाला, फिर क्या होगा? तो फिर तो आपको उसकी छूट, अगर आप मकान समय से नहीं खरीद पाए रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी। उस पे आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब फिर मुझे वो छूट ही नहीं मिलेगी, छूट ही मैं नहीं एलिजिबल ही नहीं हूँ फिर। एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर मुझे उस टैक्स का बेनिफिट लेना है और मैं प्रॉपर्टी खरीदने में मेरा समय है, रिटर्न मुझे भरना है, तो वो कैपिटल गेन अकाउंट में ज़रूर पैसे को डाल दें। अदरवाइज प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, रेट्स बहुत ज़्यादा, तो उस पर टैक्स और ब्याज का मीटर बहुत तेज़ी से घूमेगा सरकार का। सर, एक बॉन्ड्स की भी स्कीम होती है। वो बॉन्ड्स, कई लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी बेच के हमने बॉन्ड्स खरीद लिए। वो बॉन्ड्स क्या होते हैं और उसका कहाँ बेनिफिट मिलता है हमें? ये गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं कि हम प्रॉपर्टी बेच के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो जितना कैपिटल गेन हुआ है, अगर हमने उतने के कैपिटल वो बॉन्ड खरीद लिए, तो वो कैपिटल गेन हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 1 साल में हम मैक्सिमम 50 लाख के ही बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। तो हम 50 लाख तक का बेनिफिट तो ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कैपिटल गेन है,
तो हमें टैक्स पे करना होगा या फिर मकान खरीदना होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि 54 ईसी और 54 दोनों एक साथ भी ली जा सकती हैं। अच्छा, 54 भी और 54 ईसी जी, बॉन्ड भी खरीदा जा सकता और है मकान और भी। मकान भी खरीदा जा सकता है। तो बॉन्ड्स में क्या सरकार ब्याज देती है, क्या करती हाँ, है? ब्याज देती है, करीब 5-5.25% ब्याज उस पर मिलता है। मतलब उसमें भी आपकी विन विन सिचुएशन ही है। अगर प्रॉपर्टी खरीद पाओ, बॉन्ड भी खरीद लो, तभी आपको 5-5.25% बचेगा ही। और 20% जो आप देना चाह रहे थे पहले, वो नहीं दिया, हाँ, वो भी बचेगा जी। आपका। तो आप वैसे अगर देखें तो 20% जो हमें देना था, अब ये बॉन्ड 5 साल के होते हैं, तो 20% देना था, तो एक तरह से 4% पर ईयर तो हमारा ये बच गया बिल्कुल, कैपिटल गेन से। बिल्कुल। और 5.25% जो ब्याज मिल रहा है वो बच वो गया। मिल रहा है, तो एक तरह से 9.25% का हमें इंटरेस्ट उस पे मिल रहा है। मतलब ये सही है, मतलब एफडी से ज्यादा ब्याज हम प्रॉपर्टी बेच के कमा प्रॉपर्टी बेच सकते के हैं। कमा सकते हैं। तो और सर कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि और व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, उन लोगों को कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। और कोई बात आपको ऐसा लगता है कि जो होनी चाहिए? प्रॉपर्टी में एक तो देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी बायर के लिए कि 1% टीडीएस की, अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका टीडीएस कटा हुआ है, वो अपने टीडीएस को भी क्लेम कर ले, बिल्कुल। क्योंकि वो टीडीएस वो क्लेम कर सकता है, एलिजिबल है वो क्लेम एलिजिबल है करने के वो, लिए। भूले ना उसे। बिल्कुल। तो सर ने बहुत ही सरल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पे, दोनों पे बहुत ही सारा हमारे को ज्ञान व्यक्त करा अपना सर ने। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया। इसमें एक और सर होता है, कमीशन कई बार लोग देते हैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पे, क्या उस पे भी कोई इनकम टैक्स का प्रोविजन लगता है? मतलब जो ब्रोकरेज जो दी जाती ब्रोकरेज है, दी जाती है। ब्रोकरेज दी जाती है, तो जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करा जाता है तो वो ब्रोकरेज उसमें से कम हो जाती है। मीन जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी बेची तो हमने 1% ब्रोकरेज किसी को पे करी, तो वो 1% हमारी ब्रोकरेज उसमें से कम हो जाएगी। तो ब्रोकरेज पे टीडीएस वाला प्रोविजन लगेगा? नहीं, टीडीएस वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा। टीडीएस के प्रोविजन बिजनेस में लगते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के अगर मैं किसी को ब्रोकरेज दे रहा हूँ तो मेरे को उस पर टीडीएस का ध्यान नहीं देना है, और जो ब्रोकरेज दे रहा हूँ वो भी एक्सेस एक्सपेंसेस मैं अपने इसमें क्लेम कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है सर ने लगभग सारी बातें इसमें कवर कर ली। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी आपका पॉइंट इसमें रह गया है, या और कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर समय से उपलब्ध करा सकूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया और इतने सरल तरीके से इतनी सारी चीज़ें समझा दी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, और आपका धन्यवाद तहे दिल से करेंगे। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपका ज्ञान बड़ा है, तो ज्ञान कहते हैं ना कि आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तो गुरु दक्षिणा के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।